आपका वास्तु खराब है तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपका वास्तु आप ठीक कर लो तो आप नेक्स्ट डे ही आप अरबपति करोड़पति बन जाओगे। वास्तु कंसल्टेंट के पास सबसे पहले तो अगर आप नया कुछ भी प्लान कर रहे हैं, नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नया फ्लैट ले रहे हैं या नया लैंड ले रहे हैं, या लैंड में आप आर्किटेक्चर लेआउट प्लान कर रहे हैं कि कहाँ हमें क्या बनाना है, आप एक आर्किटेक्ट के साथ मिल करके एक लेआउट प्लान कर रहे हैं अपना, तो एक वास्तु कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। मोस्टली 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रेमेडिएबल। तो मैं नॉर्मली लेआउट लेके ही काम करता हूँ, लेआउट ले लेता हूँ और गूगल अर्थ प्रो का यूज करता हूँ। गूगल अर्थ प्रो से मैं डिग्रीज निकालता हूँ। घर है तो घर में लोग रह रहे हैं, क्या वास्तु से घर में रहने वालों का रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ, इस पे भी असर पड़ता है? तो कैश काउंटर अगर उस डायरेक्शन में रहेगा तो कैश फ्लो की एनर्जीज उस कैश काउंटर पे हमेशा रहेगी। हो गए, ये सॉल्ट में क्लेंजिंग इफेक्ट होता है, ये नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। एक तो आजकल कंसीव ना करने की प्रॉब्लम एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये कंसीव ना करने की प्रॉब्लम से मेरे पास 4-5 सक्सेस स्टोरीज रही हैं। मुझे लगता है जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, जो बिजनेस में सबका ही पैसा फंसा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो सब बिजनेसमैन को देखना चाहिए। सबसे पहले तो फ्लैट जब खरीदने जा रहे हैं तो डायरेक्शंस अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो डायरेक्शन कैसे लेंगे? तो एग्जैक्ट 0 डिग्री सेंटर पे खड़े हो जाइए, कंपास निकाल करके एग्जैक्ट 0 डिग्रीज नॉर्थ आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एक स्पॉटलाइट 30 वॉट्स की जला करके रखना है। जोहार, नमस्कार। लगभग हर इंसान का एक सपना होता है और वो होता है कि हम अपना घर कब करेंगे। हम सभी अपना घर करना चाहते हैं और हमारी कामना रहती है कि उसमें रहने वाले अर्थात हमारे परिवार वाले सब हर तरह की सुख और समृद्धि को प्राप्त करें। लेकिन कई बार घर करने के बाद हमें पता चलता है कि शायद उसमें कोई वास्तु दोष हो या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी है, और उसी समय हमें फिर ध्यान आते हैं वास्तु कंसल्टेंट्स। कई बार हमें तब भी इनकी ध्यान आती है जब हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं और वो शायद उतना अच्छा नहीं चल रहा होता है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आज हमने रांची के एक चर्चित वास्तु कंसल्टेंट साकार मोहता जी को अपने स्टूडियो में बुलाया है। उनसे हम जानेंगे कि आखिर वास्तुशास्त्र होता क्या है, आखिर वास्तुशास्त्र हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। अब तो लोग घर लेने के पहले भी वास्तु कंसल्टेंट से कांटेक्ट करने लग गए हैं, लेकिन जो घर ले चुके हैं क्या उनके घर का भी दोष दूर हो सकता है? क्या इसके लिए तोड़फोड़ जरूरी है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो आपके मन में भी होंगे, आज इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे हमारे साथ आए हुए साकार मोहता जी, जो कि एक इंजीनियर हैं। उसके बाद इन्होंने बिजनेस कंसल्टेंट की तरह कई एमएनसीज में जॉब किया, कई बड़े बड़े शहरों में काम किया, लेकिन शायद रांची का प्यार उन्हें वापस रांची ले आया और वो पिछले 4-5 साल से रांची में एज अ वास्तु कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आज इनके कई सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं जो इनके सर्विसेज से बहुत खुश हैं, और अगर मैं ज़्यादा नहीं कहूँ, ये कहना अतिशयोक्ति कभी नहीं होगा कि उनके बिजनेस को या उनके घर के सुख समृद्धि को इन्होंने बदला है। इनसे आज हम बातें करेंगे वास्तुशास्त्र के विषय में कि कब हमें वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, अगर वास्तु दोष है तो वो कैसे दूर होता है, क्या एक बिजनेस को वास्तुशास्त्र इंप्रूव कर सकता है। इन सारे सवालों का जवाब इनसे चाहेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं बातें साकार जी से और इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर उनसे ढूंढते हैं। साकार जी, नमस्कार, जोहार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो आए, और हमें पूरा विश्वास है कि आपने काफ़ी अपना व्यस्त दिनचर्या में से आपने ये समय निकाला होगा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमें पता है कि आपने इंजीनियरिंग की है, आपने एमबीए किया, उसके बाद आपने एमएनसीज में जॉब किया, आप बड़े बड़े शहरों में रहे। तो हम जानना चाहेंगे 2 चीज़ कि एक तो आप रांची वापस कैसे आ गए, क्योंकि आमतौर पे ना जब बड़े शहर में लोग चले जाते हैं तो रांची वापस नहीं आते हैं, और दूसरा कि एक इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट या सक्सेसफुल इंजीनियर वो वास्तु में कैसे आया, तो इसके बारे में हमें बताएं। नमस्कार श्वेतांग जी, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ऑनर्ड हूँ आपके स्टूडियो में आकर के ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए। मेरी जर्नी जो है, मैं पला बढ़ा रांची में ही हूँ जी। डीवी शामली से मेरी स्कूलिंग हुई है और बीआईटी मेसरा से मैंने इंजीनियरिंग किया है। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी जॉब लग गई थी वन ऑफ द बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स में, जहाँ मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट था।
और वहाँ पे मैंने मल्टीपल सिटीज़ में मेरी रिलोकेशन होती रही। और मैं एक ऐसे प्रोफाइल में था जहाँ 3 महीने 6 महीने का प्रोजेक्ट मुझे मिलते रहता था और मुझे रिलोकेट होना पड़ता था। मैं एक प्रोडक्शन प्लानिंग कंसल्टेंट था, तो प्लांट्स जहाँ पे भी प्लांट लोकेशंस होती थी, फैक्ट्री लोकेशंस होती थी, तो वहाँ मुझे मूव करना नहीं पड़ता हो। बिल्कुल। तो इवेंचुअली शादी से पहले तक तो इस काम में बड़ा मज़ा आ रहा था, बट शादी के बाद हमने रियलाइज़ किया कि शादी के 2 साल में मैं अपनी वाइफ के साथ हार्डली 2 महीने साथ में बिता पाया। तो फिर अगर मैं रिफ्रेश कुछ नया स्टार्ट करता, जस्ट टू स्टार्ट विथ माई वाइफ, आई रियलाइज कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं रांची आकर के अपने पेरेंट्स के साथ भी रह सकूं। तो इसीलिए हमने स्टार्ट रांची से किया। मैं रांची आकर के हमने एक मेरे पेरेंट्स की जो बिजनेस है उसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया और गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। ओके, मतलब आप बिजनेस बैकग्राउंड से ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2014 में हम लोग रांची वापस मूव किए और हमने गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। 2020 में कोविड के समय एक हमारे घर में इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑकल्ट साइंसेज, टुवर्ड्स रेकी, टुवर्ड्स हीलिंग, टुवर्ड्स योगा, टुवर्ड्स आयुर्वेदा, ये हमेशा से रहा है। ओके, मतलब टू द एक्सटेंट में अगर आपको बताऊं कि मेरा 7 साल का बेटा है एंड उसको अभी तक हमने एंटीबायोटिक टचवुड नहीं खिलाया है आज तक, एंड विथ रेगुलर मेडिसिन, विथ नॉर्मल घरेलू नुस्खे, अच्छा, वो ट्रीट होता रहा है। बीमार पड़ता है तो ठीक हो जाता है। जी जी। तो ये एक इंक्लिनेशन हमारे घर में हमेशा से था और घर में सभी वास्तु को भी मानते थे, एस्ट्रोलॉजी को भी मानते थे। मेरी वाइफ न्यूमरोलॉजिस्ट है, नितिका मोहता, शी इज अ वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट इन रांची। अच्छा, हाँ। तो इस तरह से 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो मुझे भी अध्ययन करने का मन किया और वास्तु एक कुछ स्टार्स ऐसे बैठे कि वास्तु का कोच मेरे सामने खड़ा हो गया। अरे वाह। और एक ऑनलाइन कोचिंग हुई, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई। उसके बाद से मेरी जर्नी वास्तु में कभी रुकी नहीं और तब से मैं वास्तु कर रहा हूँ और लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आप मतलब 5 साल लगभग हो गया जी। तो आपने ये 5 साल में जो वास्तु ये किया, आपने बताया कि बहुत लोगों को रिजल्ट भी मिल रहे हैं। यस। तो किस तरह से रिजल्ट मिल रहे हैं? आखिर वास्तु है क्या? बिल्कुल। तो वास्तु बेसिकली एक तो इसको बहुत ही ज्यादा हाइप किया गया, हवा बनाया गया है और लोग डराते हैं कि आपका वास्तु खराब है तो आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी, या आपका वास्तु आप ठीक कर लो तो आप नेक्स्ट डे ही आप अरबपति करोड़पति बन जाओगे। तो वास्तु बेसिकली एक साइंस है। वास्तु का मतलब होता है, वास्तु का जो एक लिटरल मीनिंग होता है वो होता है जहां आपका ड्वेलिंग प्लेस, जहां आप वास करते हैं। एंड शास्त्र का मतलब होता है एक ऐसी कंपेंडियम, एक ऐसा बुक जहां उससे रिलेटेड रूल्स सारे लिखे हुए हैं। तो वास्तु शास्त्र हो गया कि आपके ड्वेलिंग प्लेस का रूल्स क्या है, आपके ड्वेलिंग प्लेस को कैसा होना चाहिए, आपके ड्वेलिंग प्लेस में कहाँ क्या प्लेस्ड होने चाहिए, कहाँ क्या प्लेस नहीं होने चाहिए। तो एक वो रूल्स बताई गए, ड्वेलिंग प्लेस का शेप क्या होना चाहिए, आकार क्या होना चाहिए, किस तरह से हम देखें कि कुछ उस ड्वेलिंग प्लेस में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। तो वो सारी चीजों को वास्तुशास्त्र बेसिकली कहते हैं। लिटरल मीनिंग इसका यही है। ठीक है। अब इसके अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग में जाएं तो बेसिकली हम लोग अपने घर को ऐसा बना रहे हैं वास्तुशास्त्र के नियमों को फॉलो करके कि हम नेचर से और क्लोज हो पाएं। अगर हम कहते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट ओपन होना चाहिए तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग है कि हमारा अर्थ जो है वो नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है, ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में ही सूर्य की पहली किरण पड़ती है और नॉर्थ ईस्ट से ही हमें एनर्जीज मिलती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट इसीलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बालकनी रखो, नॉर्थ ईस्ट में हमारा ओपन एरिया रखो, सो दैट यू गेट द मॉर्निंग एनर्जीज, यू गेट द एनर्जी फ्लो ऑफ द नेचर। वास्तु शास्त्र में भी जो लिखा है उसके पीछे लॉजिक भी बिल्कुल मेरे को लगता है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, इसको आप रिलेट अच्छा कर पा रहे हैं। जी जी। और कई चीजें जो है ना, एपरेंट एनर्जीज हमें दिखती है, सनलाइट हमें दिख रहा है, मून हमें दिख रहा है, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दिख रही है, पर अर्थ की मैग्नेटिक फोर्स जो है, अर्थ के जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो हमें दिख नहीं रहे हैं, वो एपरेंट नहीं है, तो लोग उसको कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए हमारे टेक्स्ट में भी इसको जो है माइथोलॉजी से रिलेट किया गया है कि माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ अगर हम इसको बताएंगे तो लोग फॉलो करने लगेंगे, क्योंकि भगवान से सबको डर लगता है। और जहां माइथोलॉजी के साथ इसको रिलेट कर दिया जाता है तो लोग इसको फॉलो करते हैं, और फॉलो करना बहुत अच्छी बात है। आप इंडिया में देखोगे कि काफी घर, काफी आर्किटेक्ट्स, इनफैक्ट आर्किटेक्चर का जो कोर्स होता है, BArch का जो कोर्स होता है 5 इयर्स का, उसमें एक सेमेस्टर में हर कॉलेज में, IITs, NITs, BIT में भी एक सब्जेक्ट होता ही है वास्तु के ऊपर। यस। और उसमें बताया जाता है कि आपको किचन को कहाँ प्लेस करना है, एंट्रेंसेस कहाँ देनी है। ऑल्दो अब ये जो फ्लैट कल्चर आ गया है, इसमें स्पेस यूटिलाइजेशन हमें बढ़ाना है,
तो स्पेस यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा वास्तु कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्योंकि पहले तो जगह काफी होती थी, डिपेंडेंट हाउसेस होते थे। हाँ। तो आपने ये जो बताया कि मतलब अब जगह का लिमिटेशन हो रहा है सब कुछ, तो आखिर एक आम आदमी को वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना कब चाहिए? वास्तु कंसल्टेंट के पास सबसे पहले तो अगर आप नया कुछ भी प्लान कर रहे हैं, नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नया फ्लैट ले रहे हैं या नया लैंड ले रहे हैं, या लैंड में आप आर्किटेक्चर लेआउट प्लान कर रहे हैं कि कहाँ हमें क्या बनाना है, आप एक आर्किटेक्ट के साथ मिल करके एक लेआउट प्लान कर रहे हैं अपना, तो एक वास्तु कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि हमें कहाँ क्या बनाए, कहाँ क्या नहीं बनाए, मास्टर बेडरूम कहाँ बनाए, शुरू में ही कंसल्टेंट। बिल्कुल। तो ये तो एकदम बिल्कुल 100% है कि जब आप नई प्लानिंग कर रहे हैं, नया परचेज कर रहे हैं, तो एक वास्तु कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट करें। एक सोसाइटी में कम से कम 4-5-6 तरह के लेआउट्स होते हैं, तो उसमें भी आपने सोसाइटी सेलेक्ट कर ली, तो उसमें भी कौन सा बेस्ट है आपके लिए। 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन में 6 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो उसमें से बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है आपके लिए, वो एक वास्तु कंसल्टेंट सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो इसके अलावा ये तो हो गई नया परचेज जब हम कर रहे हैं उसकी बात। इसके अलावा अगर आप कोई अपनी लाइफ प्रॉब्लम को रिलेट कर पाते हैं कि ये लाइफ प्रॉब्लम मुझे तब से हो रही है जब से मैं इस नए घर में शिफ्ट किया हूं, या फिर मैंने कुछ भी चेंजेस किए हैं घर में, रिनोवेशन किया है, रिनोवेशन करने के बाद से मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, या फिर आप ये भी सोच पा रहे हैं कि मैंने सिर्फ कलर ही चेंज किया है घर में पेंटिंग करवाई है और पेंटिंग करवाने की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। पेंटिंग से भी यस कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और वास्तु में बेसिकली हम जो पंच तत्व होते हैं, हमारे शरीर, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो जल की कुछ डायरेक्शंस हैं जो जल तत्व से गवर्न होती हैं, आकाश तत्व से गवर्न होने वाली डायरेक्शंस हैं, पृथ्वी तत्व से डायरेक्शंस गवर्न होती हैं, अग्नि तत्व से गवर्न होने वाली डायरेक्शंस हैं, वायु तत्व से डायरेक्शन गवर्न होती है। अब जल का हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कलर है एसोसिएशन। आप जब भी जल बोलोगे, आंख बंद करके जल बोलोगे तो आपको ब्लू कलर ही नजर आएगा। आप अग्नि बोलोगे तो रेड कलर ही नजर आएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो आप अग्नि तत्व के डायरेक्शंस में अगर आप जल के कलर डाल दोगे तो दोनों एक दूसरे से एंटी हो जाते हैं। और फिर उसी को हम लोग एक वास्तु का डिसबैलेंस कहते हैं, और जो कि कलर्स चेंज करके बहुत इजीली हम लोग वापस बैलेंस कर लेते हैं। ये तो आपने पेंट का बता दिया, लेकिन जैसे होता क्या है ना कि फ्लैट ले लिया हमने और जैसा आपने कहा कि शिफ्ट कर गए उसके बाद कुछ नहीं। हाँ। और जब कोई बताता है, मतलब आई एम डेफिनेटली नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सपर्ट्स, कि अरे तुम्हारा तो ईशान कोण में ये गड़बड़ है, अरे ये गड़बड़ है, उन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकता है आदमी? मोस्टली 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर रेमेडिएबल। देखिए एक्चुअली क्या है, टॉयलेट्स, अगर हम टॉयलेट्स की बात करें तो टॉयलेट्स का जिक्र हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे माइथोलॉजिकल बुक्स में कहीं आता ही नहीं। सही बात, क्योंकि टॉयलेट्स उस समय हुआ ही नहीं करते थे। एक जगह विश्वकर्मा प्रकाश में वर्णन है कि टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए। टॉयलेट्स जो है वो साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में, यानी कि एग्जैक्ट जो हमारा, इसको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बोलते हैं। नृत्य कोण बोलते हैं साउथ वेस्ट को। साउथ वेस्ट और साउथ जो उसके बीच में जो पोजीशन आती है घर की, वहां पे टॉयलेट बनाए जा सकते हैं। उसको पुरीश त्याग मंदिरम करके वर्णन किया गया है विश्वकर्मा प्रकाश में। तो विश्वकर्मा प्रकाश में एक ही जगह बताई गई है, पर अब घर में 6 टॉयलेट्स होते हैं। 4 बेडरूम का फ्लैट है और उसमें 6 टॉयलेट्स हैं, तो सभी टॉयलेट्स उसी जोन में हो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बस ये ईशान कोण में जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है वो एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, वहां अगर टॉयलेट होता है तो उसको रिलोकेट करने का सजेशन देते हैं। अदरवाइज बाकी टॉयलेट्स को हम ट्रीट कर सकते हैं, एंड ट्रीटमेंट 100% होता है। सिंपल ट्रीटमेंट्स होते हैं, हम लोग टेप्स का यूज करते हैं, स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, वर्चुअली डिडक्ट कर देते हैं टॉयलेट्स को अपने प्रेमाइसेस से। और इसके पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्ले करता है। जो एनर्जी जो हम बोलते हैं कि एनर्जी फॉलोज थॉट्स, तो अगर हम थॉट में उसको वर्चुअली डिडक्ट करते हैं और एक टेप से उसको डिवाइड कर देते हैं या स्ट्रिप से उसको डिवाइड कर देते हैं, अपने घर से अलग कर देते हैं, तो वो दैट प्लेज द रोल एंड 100% क्योर हो जाता है वो प्रॉब्लम। एक और जो हम लोगों ने सुना है ना कि इसमें कंपास का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, yes. उसके बारे में कुछ बताएंगे? पहले के ज़माने में जो घर हुआ करते थे वो मोस्टली नॉर्थ साउथ अलाइंड हुआ करते थे।
ठीक है। अब नॉर्थ साउथ अलाइंड हुआ करते थे तो, और स्क्वायरिश हुआ करते थे घर, बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट रेशियो ऐसा 1:4 1:5 या आड़े टेढ़े बालकनीज निकले हुए, शाफ्ट्स कटे हुए, ऐसे घर नहीं हुआ करते थे। तो अगर आप पहले के घरों को देखेंगे तो नॉर्मली घर पे खड़े होते ही सेंटर में आप बता देते थे कि ये सामने नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, पीछे साउथ है। ये सेंटर पे खड़े हो जाते ही आपको दिख जाता था। अब क्या है कि एक डिग्री ऑफ वेरिएशन होता है कि हमारा घर बिल्कुल नॉर्थ साउथ अलाइंड नहीं होता है, थोड़ा सा 10 डिग्री घुमा हुआ, 15 डिग्री घुमा हुआ, तो उसके लिए हमें कंपास देखना पड़ता है कि एग्जैक्ट नॉर्थ हमारा कहाँ आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब नॉर्थ ईस्ट जो है हमेशा कोने में नहीं होगा, ऑल्दो हम उसको ईशान कोण कहते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स में ईशान कोण कहा गया है, या साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को हम अग्निय कोण कहते हैं। अच्छा। लेकिन वो कोना नहीं होगा स्पेसिफिकली हमारे घर का, क्योंकि अब घर जो है वो टिल्टेड हो गए, शेप भी आड़े टेढ़े हो गए हैं, और टिल्ट भी हो गया है घर में, एक एग्जैक्ट डिग्री नहीं होती है। तो जो हमारा 45 डिग्रीज है वहां पे ईशान कोण आएगा, तो वो हम कंपास से देखते हैं कि 45 डिग्रीज कहाँ आ रहा है। तो इसीलिए कंपास का रोल आता है, ताकि हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएं कि कहाँ कौन सी डायरेक्शंस बैठ रही है। टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रहा है, हाँ। तो कहीं क्या आप लोगों को भी इसमें, मतलब आप लोग भी इसके साथ, वास्तु कंसल्टेंट्स भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अपने उसमें ला रहे हैं क्या? वो किस तरह से कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि कंपास एक डिग्री मेजर करने का एक टूल है। आजकल हम लोग जो मेजर करते हैं डिग्रीज, क्योंकि कंपास भी एक मैग्नेट पे बेस्ड है, और आड़े टेढ़े बहुत ज्यादा घर होते हैं, तो एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन, अब सेंटर में रख लिया कंपास पर, यहाँ से अब एंड, घर के एंड पे कौन सा डिग्री आ रहा है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं नॉर्मली लेआउट लेके ही काम करता हूँ, लेआउट ले लेता हूँ और गूगल अर्थ प्रो का यूज करता हूँ। गूगल अर्थ प्रो से मैं डिग्रीज निकालता हूँ, तो उससे एग्जैक्ट डिग्रीज निकलती हैं। रूलर का टूल, एक रूलर टूल है उसमें, उससे एग्जैक्ट डिग्रीज निकलती हैं। ये सब भी देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आप वास्तव ऑटोकैड यूज करके ही हम सेंटर निकाल सकते हैं। इतने आड़े टेढ़े घर होते हैं, पहले अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो तो डायगोनल्स को जोड़ा, या कदमों से ही चल के हमने देखा कि यहाँ लेंथ टू विड्थ कितना है और मिड पे खड़े हो गए, वो इजी था। पर अब अलग अलग तरह के घर होते हैं, तो हमें ऑटोकैड यूज करना ही पड़ता है। और आपको सेंटर चाहिए ही, सेंटर चाहिए, क्योंकि सेंटर पे हम कंपास रखेंगे तभी हमें डायरेक्शन सारी मिलेगी कि घर में कहाँ क्या डायरेक्शंस आ रही हैं। तो लेआउट लेकर के, लेआउट पे सेंटर खोजते हैं, सेंटर ऑटोकैड से यूज करके सेंटर निकालते हैं, गूगल अर्थ प्रो यूज करके डिग्रीज निकालते हैं कि क्या इंक्लिनेशन है एग्जैक्टली घर की, और उसके ऊपर ही हम एक कंपास का हमारा जो फाइल रहता है, एक PNG फाइल, उसके लेआउट के ऊपर ही लगा देते हैं। अच्छा। ताकि अब जब मैं क्लाइंट के पास जाऊं तो मुझे कंपास निकाल करके आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं एक बार वेरीफाई जरूर कर लेता हूँ फिजिकल कंपास से कि हमारा जो हमने ग्रिड करके हम जो लाए हैं लेआउट, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑन पेन एंड पेपर। व्हेन आई बिफोर विजिटिंग द क्लाइंट इटसेल्फ, ये मेरा होमवर्क रहता है कि मैं इसको ग्रिड करके ही क्लाइंट के पास जाऊँ। अच्छा, ये मतलब जब घर है तो घर में लोग रह रहे हैं, क्या वास्तु से घर में रहने वालों का रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ, इस पे भी असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। वास्तु में अलग अलग जो डायरेक्शंस हैं, वो अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं उन डायरेक्शंस के। कुछ डायरेक्शंस हमें प्रॉस्पेरिटी देती हैं, कुछ डायरेक्शंस हमें अबंडेंस देती हैं, कुछ डायरेक्शंस हमारे विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन के डायरेक्शंस होती हैं। वैसे ही एक डायरेक्शन होता है जो कि हमारे रिलेशनशिप की डायरेक्शन होती है, जिसे हम साउथ वेस्ट की डायरेक्शन नृत्य कोण कहते हैं, वो स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप की डायरेक्शन होती है। अच्छा। तो उस डायरेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई वास्तु दोष होगा, वहां अगर टॉयलेट होगा जिसे हमने ट्रीट नहीं किया है, अच्छा, या एंटी कलर्स होंगे, वो पृथ्वी तत्व की दिशा है, वहां पर अगर जल तत्व आ गया होगा, हमने कोई वाटर फाउंटेन लगा दिया है वहां, या ब्लू कलर कर दिया है वहां, तो वो एंटी इफेक्ट देते हैं। बैलेंस, बेसिकली जो पंच तत्वों का बैलेंस है वो डिस्टर्ब करते हैं वो, तो वो जहां डिस्टर्ब होगा तो रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब होंगी उसकी वजह से। उसके अलावा साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो अग्निय कोण है, वो स्पार्क देती है, अग्नि दे रही है आपको थ्रू आउट, वो आपको लाइफ की एनर्जी दे रही है, आपको काम करने के लिए एनर्जी दे रही है। पर अगर आपका बेडरूम वहां है, आप 9 घंटे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में आप सो रहे हो, आप स्पेंड कर रहे हो अपने बेडरूम में, तो आप एक फायर की डायरेक्शन में आप अपनी मोर देन हाफ ऑफ योर लाइफ यू आर स्पेंडिंग देयर इन योर बेडरूम। तो फायर की डायरेक्शन अच्छा नहीं, खराब नहीं है, पर होता क्या है कि आपको इतना ज्यादा आपको वो काम दे देगी, इतना ज्यादा आपको स्पार्क दे देगी कि आप एज अ कपल हो सकता है आप एक दूसरे के साथ टाइम ही ना स्पेंड कर पाओ। अच्छा। तो हाँ, तो इसमें इम्पैक्ट करेगा रिलेशनशिप। यस, इसमें सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन बहुत सिंपल है। हम लोग बेडशीट की कलर चेंज करवाते हैं, रूम्स के कलर चेंज करवाते हैं, एंड सिंपल सोल्यूशन है। बट ये सिम्टोमेटिकली हम सोल्यूशन देते हैं। अगर कोई साउथ ईस्ट के बेडरूम में रह रहा है
और वो सिम्टम्स फील नहीं कर रहा है, ही इज नॉट फेसिंग एनी रिलेशनशिप इशू, इज फेसिंग सम अदर इशू, तो वी लुक ओनली एट द डायरेक्शंस जो कि उस सिम्टम से एसोसिएटेड है। इट्स लाइक कि आप डॉक्टर के पास जाकर के ऐसा नहीं बोलोगे कि डॉक्टर साहब मेरी बॉडी को देख लो, फुल बॉडी देक लो, ठीक है, फुल बॉडी चेकअप होता है, पर आप किसी प्रॉब्लम एरिया को लेकर के आप डॉक्टर के पास जो बताते हैं उसी पे इलाज होता है। नए फ्लैट या नए प्रेमाइसेस के केस में तो हम डेफिनेटली हर कुछ बैलेंस करते हैं, रूम कहाँ होना चाहिए, बच्चे का रूम कहाँ होना चाहिए, स्टडी कहाँ करना है, किस तरफ फेस करके ये बिल्कुल जब हम लोग नया कर रहे हैं तो आप तो सब कुछ बताते ही होंगे। बिल्कुल। और ये घर की बातें हो गई, बिजनेस को भी इम्पैक्ट करता है, बिजनेस को भी इम्पैक्ट बिजनेस प्लेस है। यस, जैसे मैंने कहा साउथ ईस्ट की डायरेक्शन एक फायर की डायरेक्शन है, अग्निय कोण भी इसको कहते हैं, फायर की डायरेक्शन है, इसको कैश फ्लो की भी डायरेक्शन कहते हैं। अच्छा। तो नॉर्मली साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर एक रिटेल बिजनेस है या होलसेल बिजनेस है जहाँ कैश ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में हम अपना कैश काउंटर बना सकते हैं। तो कैश काउंटर अगर उस डायरेक्शन में रहेगा तो कैश फ्लो की एनर्जीज उस कैश काउंटर पे हमेशा रहेगी। अच्छा। क्योंकि वो फायर की डायरेक्शन है ऑलरेडी। सिर्फ वही डायरेक्शन नहीं है कैश काउंटर के लिए, कैश काउंटर के लिए और डायरेक्शंस भी हो सकती हैं। साउथ वेस्ट में भी कैश काउंटर बनाया जाता है, क्योंकि कैश काउंटर पे नॉर्मली जो ओनर होते हैं बिजनेस के वो बैठते हैं अगर, तो साउथ वेस्ट में हम बोलते हैं कि कैश काउंटर को साउथ वेस्ट में होना चाहिए। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी देता है, तो इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द ओनर हु इज सिटिंग बिहाइंड द कैश काउंटर and to the cash flow that is coming in the business premises. तो ये क्या टाइप ऑफ बिजनेस के लिए भी वेरी करता है? टाइप ऑफ बिजनेस के लिए भी वेरी करता है। अगर कोई सीए हैं तो उनके लिए चर्निंग और एनालिसिस की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. तो एक डायरेक्शन है जो कि एनालिसिस की डायरेक्शन है, जिसे विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है कि यहाँ दही मथने का जो काम होता था, जिससे बटर बनाया जाता था, वो करने की जगह विश्वकर्मा प्रकाश में बताई गई है। अच्छा। अब इसको कोरिलेट किया गया है कि ये जो दही मथने की जगह है ये एक्चुअली चर्निंग और एनालिसिस की डायरेक्शन है। तो अब पुराने समय और आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल पूरा बदल गया है। तो इस बदले हुए जमाने में कुछ कोरिलेशंस हम लोग ड्रॉ करते हैं कुछ केस स्टडीज से, मतलब इट्स लाइक अ प्रैक्टिस जो मैं कर रहा हूँ कि हर रोज नया केस देखने को मिलता है, हर रोज नए प्रॉब्लम्स सुनने को मिलते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे देना है। वैसे मेरे को लगता है जब आप फैक्ट्रीज वगैरह में जाते होंगे वहाँ कुछ और आपको दिखता होगा, कुछ और आप बताते हैं। हाँ, फैक्ट्रीज तो एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। क्योंकि अब अगर हम विश्वकर्मा प्रकाश के हिसाब से जाएं तो गोडाउन जो है अर्थ एलिमेंट के डायरेक्शन, हैवी डायरेक्शन, जहाँ हैवी सस्टेन कर ले जो डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन अब मैं किसी फैक्ट्री ओनर को बोल दूं कि सर आप रॉ मटेरियल के गोडाउन को भी यहीं रख दो और फिनिश गुड्स के गोडाउन को भी यहीं रख दो, तो बोलेगा मेरा तो काम ऐसे चलेगा ही नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही स्टार्ट होना है और फिनिश गुड्स पे जाकर के मटेरियल को मूव करना है। तो दोनों गोडाउन्स एक साथ तो एक जगह हो ही नहीं सकते। तो फिर रेमेडीज करनी पड़ती हैं, समझना पड़ता है। एंड हेयर्स वेयर मेरा थोड़ा सा जो प्रोडक्शन प्लानिंग का मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, यस, वो मुझे हेल्प करता है, वो हेल्प करता है। कौन सी मशीन कैसे फंक्शन कर रही है, कहाँ हमें क्या प्लेस कर सकते हैं, वो काफ़ी कुछ उससे मुझे मदद मिलती है। ये तो हम लोगों ने वास्तु की तो बहुत बात की। अब जब वास्तुशास्त्र की बात होती है या इस विज्ञान की जब भी बात होती है ना, तो एक ज्योतिष शास्त्र भी आता है, न्यूमरोलॉजी जो होता है वो भी आता है, और वास्तु आता है। ये तीनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या बिल्कुल अलग हैं? नहीं, इसमें जो एक टच पॉइंट बनता है, जैसा कि मैंने कहा कि हर डायरेक्शन जो है एक तत्व से गवर्न हो रहा है जी, जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश में से एक तत्व से गवर्न हो रहा है जी। तो वैसे ही हर डायरेक्शन जो है उसका एक रूलिंग प्लैनेट भी है, एक प्लैनेट है। और न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो, प्लैनेट्स इनका टच पॉइंट बन जाते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो सन की डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो मून की डायरेक्शन है, शनिदेव की डायरेक्शन वेस्ट की डायरेक्शन है। तो अब किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, जिसे हम कुंडली कहते हैं या न्यूमरोस्कोप कहते हैं, न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोस्कोप कहते हैं, तो किसी के चार्ट में अगर से फॉर एग्जांपल शनि वीक है या शनि की दशा चल रही है, खराब दशा चल रही है, तो हम ये कहेंगे कि उनके लिए वेस्ट में जो वेस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अच्छा। क्योंकि वेस्ट में भी अगर दोष होगा तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है ये मैग्नीफाई हो सकती है। पर वेस्ट में अगर दोष नहीं होगा तो ये शायद दशा जो है इसे दिशा बैलेंस कर दे। तो इट्स काइंड की दशा खराब है पर दिशा अच्छी है तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए इसको कोरिलेट भी किया जाता है, और कोरिलेट करके भी हम से फॉर एग्जांपल हम ये भी बताते हैं कि
एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपके घर की एंट्रेंसेस कहाँ होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि चारों डायरेक्शंस, कई लोग बोलते हैं कि वेस्ट खराब होता है, साउथ की एंट्रेंस खराब होती है, पर अमिताभ बच्चन जी का घर साउथ फेसिंग है। ओके। और उन्होंने साउथ में सही एंट्रेंस खोल के रखी है। तो ऐसा नहीं है, नहीं तो दुनिया में आधे घर खराब हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि खाली नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग ही होने चाहिए घर। अब अगर कॉलोनी है तो उसमें जितने घर नॉर्थ फेसिंग है उतने ही घर साउथ फेसिंग भी होंगे। तो ऐसा अगर होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अपार्टमेंट में जो फ्लैट अपार्टमेंट में भी तो एंट्रेंस बिल्कुल चारों ही डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में होंगी ही होंगी। तो चारों डायरेक्शंस अच्छे हैं। हाँ, कुछ डायरेक्शंस हैं जहाँ एंट्रेंस हमें अवॉइड करना है, जहाँ हमें बिल्कुल ही नहीं लेना है एंट्रेंस, और वो नॉर्मली आर्किटेक्ट लेवल पे भी आजकल ये काम हो रहा है। बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज। मैंने बताया कि बीआर के कोर्स में वास्तु एक सब्जेक्ट होता ही होता है, एक सेमेस्टर का 6 महीने का एक कोर्स होता ही होता है, एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता ही होता है वास्तु, हर एनआईटी आईआईटी। आर्किटेक्ट की बात की तो एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आर्किटेक्ट्स आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं या बिल्डर आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं। बिल्डर्स जब कांटेक्ट करते हैं सिर्फ अपने बिल्डिंग, जब बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं, उन्होंने लेआउट बनवा लिया है, सर्वे करवा लिया है आर्किटेक्ट से, तो हमारे पास सर्वे प्लान भेजते हैं। अच्छा। और अपनी रिक्वायरमेंट भी बताते हैं कि हमें यहाँ 3 बिल्डिंग बनानी है, 4 बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे ऊंची बिल्डिंग कहाँ बनाए, सबसे छोटी बिल्डिंग कहाँ बनाए, क्लब हाउस कहाँ बनाए, स्विमिंग पूल कहाँ बनाए। तो बिल्डर्स भी हमें कांटेक्ट करते हैं। अवेयरनेस बहुत हो गया है, मतलब अब बायर भी ना वास्तु का पूछते हैं बिल्डर से, हम लोगों ने देखा है, मतलब बहुत नॉलेज तो नहीं है पर देखा है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि बिल्डर्स को। अभी एक फिलहाल में एक केस हुआ था, एक बिल्डर ने मुझे बुलाया था अपने सेल्स पर्सन की ट्रेनिंग कराने के लिए। अच्छा। डेफिनेटली उनसे बायर्स पूछते होंगे। उनसे बायर्स पूछते, बायर्स आधा अधूरा नॉलेज लेके आते हैं कि ये तो गड़बड़ है, ये तो साउथ फेसिंग है, यहाँ तो मैं रहूंगा नहीं, इसको लूंगा नहीं, इस फ्लैट को। तो बायर्स उनको परेशान करते थे और सेल्स पर्सन के पास आंसर नहीं होता था कि क्या बोले। अब वो बोल रहा है कि गड़बड़ है, तो अब मैं कैसे बोल दूं कि नहीं ठीक है। तो मैंने उनको गाइड किया, उनको एक काइंड ऑफ एक रिपोर्ट दी कि आप ये रिपोर्ट बायर्स को दिखा सकते हो कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड। और आपके केस में दिस इज अ गुड एंट्रेंस और दिस इज अ ट्रीटेबल एंट्रेंस, दिस इज नॉट एज बैड एज व्हाट यू आर थिंकिंग। जो बायर अपने नोशन लेके आता है कि ये तो इतनी खराब एंट्रेंस है, ये तो हम लेंगे ही नहीं, ये यहाँ तो टॉयलेट आ गया, जबकि टॉयलेट हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पुराने ढरे से सोच रहा है कि नॉर्थ सामने है तो नॉर्थ ईस्ट कोने में ही होगा। तो वो कोने में एक्चुअली टॉयलेट बिल्डर ने नहीं बनाया, तो वो डायरेक्शन, डायरेक्शन तो अब टिल्ट हो गई है। तो अब वो सब चीजें जो है वो नॉलेज भी अब लोग चाहते हैं, सारे बिल्डर्स चाहते हैं कि हमारे सेल्स पर्सन भी ट्रेंड रहें, सो दैट दे आर एटलीस्ट श्योर कि उनका सेल भी बढ़ेगा अगर वो, क्योंकि वो कन्विंस इजीली कर पाएंगे। फिर ये तो बातें हो गई कि मतलब फ्लैट है तो कैसा होना चाहिए, घर है तो कैसा होना चाहिए। कई बार ना जब हम लोग रह रहे होते हैं तो कोई बताता है कि अरे आपके घर में तो नेगेटिव एनर्जी है, और आपको ये करना चाहिए। अब आप देखेंगे ना कई तरह के वीडियोस आते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी ऐसे चेक करिए, वैसे चेक करिए। पता कैसे चलेगा कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है और उसका सल्यूशन क्या है फिर? यस नेगेटिव एनर्जी आप अगर बचपन में ध्यान करो, अभी भी जो मदर्स होती हैं नजर उतारती हैं बच्चों, बिल्कुल, तो उनको कहते हैं कि वो बच्चा खेल कूद के कहीं से आया, कहीं पार्टी से आया, बाहर से आया, उसको नजर लग गई है, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बीमार हो गया है। नजर उतारने के लिए एंटी क्लॉकवाइज या तो सॉल्ट को गोल घुमाती हैं या फायर लेकर के गोल घुमाती है, धुनी लेकर के गोल घुमाती हैं और उससे उसकी नजर उतार देते हैं। तो अगर आप देखोगे ये सॉल्ट में क्लेंजिंग इफेक्ट होता है, ये नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। जो नेचुरल फॉर्म ऑफ सॉल्ट है, सी सॉल्ट है या सेंधा नमक जिसको माउंटेन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट कहते हैं, तो इन सॉल्ट्स में एक नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। इनमें क्लेंजिंग ऑरा होता है, ग्रीन, जिसे हम ग्रीन प्राणा कहते हैं, उसे क्लीन करते हैं। जब उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम शरीर के चारों तरफ, तो वो क्लीन करता है, नेगेटिव एनर्जीज को हटाता है। लाइकवाइज कोई रिटेल स्टोर है जहाँ हजारों लोग रोज घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, तरह तरह के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एनर्जीज आपकी मिक्स होती हैं। आप भी कहीं से बाहर से घूम करके आ रहे हैं, हम शमशान घाट से जाते हैं तो नॉर्मली बोला जाता है कि अच्छे से पैर को स्टॉम्प करना चाहिए, घर के बाहर अच्छे से झाड़ो, गंगा जल डालो या बाहर से ही नहा करके आओ। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है कि एक तो शमशान घाट में क्योंकि पहले इन्फेक्शन वगैरह के रीजंस होते हैं, तो इसीलिए नहा करके भी आना चाहिए। बट ये तो इन्फेक्शन हो गया जो हम फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं।
बट एनर्जी ऑरा भी जो है शमशान घाट की बहुत पॉजिटिव नहीं होती है। आप खुद भी फील करेंगे कि आप मंदिर में जा रहे हो, एक अलग एनर्जी आपको फील होती है, घर में अलग एनर्जी फील होती है, एक फैक्ट्री में जाते हो अलग एनर्जी फील होती है, एक बच्चों की रिक्रिएशनल जोन में, फन जोन जैसी जगह में आप जाते हो तो वहाँ अच्छी अलग एनर्जी फील होती है, एक किसी होलसेल शॉप जो रेगुलर मार्केट, बड़ी मार्केट में आप जाते हो, अपर बाजार जैसी मार्केट में जाते हो, वहाँ एक आपको हसल बसल की अलग एनर्जी फील होती है। तो हर जगह की अलग अलग अपनी एनर्जी होती है। अब होता क्या है कि ये एनर्जी में मिक्सचर्स होते हैं, कुछ एनर्जीज आपके सिंक में है, कुछ एनर्जीज आपके सिंक में नहीं है। आज जो आप कपड़े खरीद के ला रहे हो, आपने उसको इसीलिए खरीदा कि वो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी सिंक में आ गई। अच्छा। अब कई बार ऐसा होता है कि उसको खरीदने के बाद आपने एक बार पहना और उसके बाद आप उसको नहीं पहन रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी अब सिंक में नहीं है। तो इसी को एनर्जी का मिक्सचर कहते हैं। मतलब यू आर डांसिंग, योर एनर्जी इज डांसिंग विद द एनर्जी ऑफ सो मेनी अदर बॉडीज एंड एनवायरमेंट। तो ये जो सिंक में एनर्जी रहती है, इसी को हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, बैलेंस्ड एनर्जी कहते हैं। कुछ भी आउट ऑफ सिंक होता है तो वो दैट इज अ नेगेटिव एनर्जी। इसके लिए बहुत सिंपल हम लोग सोल्यूशंस करते हैं, सॉल्ट का जैसे मैंने बताया। तो स्पेशली जैसे अब हमारे ऑफिस में कई लोग अपने प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, किसी डॉक्टर के पास लोग अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, दिन भर प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो दिन भर प्रॉब्लम्स सुनते सुनते वहाँ की एनर्जी भी एक प्रॉब्लम वाली, एक पेन वाली एनर्जी हो जाती है। हॉस्पिटल्स में एक पेन वाली एनर्जी होती है। तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि सॉल्ट का जो बोल्स है अपने घर के चारों कोनों में, जहाँ जहाँ अलग अलग जगहों पे जहाँ पे आप कंसल्टिंग कर रहे हो या जहाँ पे आपके लोग ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे एक सॉल्ट का बोल रखना चाहिए और वीकली उसको फ्लश आउट करके, पुराने सॉल्ट को फ्लश आउट करके नया सॉल्ट वहाँ पे लगा देना चाहिए। आजकल डेकोरेटिव ये रॉक सॉल्ट के लैम्प्स आने लगे हैं जिसमें अंदर वो लगा रहता है, वो बहुत फंक्शनल नहीं है इस पर्पस के लिए। अच्छा। आप नॉर्मल रॉक सॉल्ट का एक जैसा स्टोन जैसा आता है रॉक सॉल्ट, आप नॉर्मल एक नेचुरल रॉक सॉल्ट रखो, उसको वीकली आप वॉश कर लो या डेली वॉश कर लो, वॉश करके वापस ट्रे में रख लो अपने घरों में, तो ये नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते रहेगा। तो अब होता क्या है, कई बार हम लोग घर बनाने जाते हैं या जब फ्लैट लेने जाते हैं, तो अब वो ज़मीन में कितने सालों से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, खेती हो रही होती है, या हम लोग प्लांट्स देखते हैं कि वहाँ किस तरह के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। अगर लैंड सिलेक्शन में मैं जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ किस तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अगर अच्छे पेड़ पौधे, फल देने वाले पेड़ पौधे लगे हैं, फार्म लैंड है, तो उसकी एनर्जीज अच्छी ही होगी। अगर कई सालों से कोई बैरन जमीन पड़ी है और कांटेदार पेड़ लगे हुए हैं, तो उसकी एनर्जीज को हम लोग चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए सिंपल टेक्निक्स यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा तामझाम करते हैं या पूजा पाठ करते हैं। उसमें जो सेंटर ऑफ द लैंड है उसकी सॉइल को हम लोग रिप्लेस करते हैं, एक फार्म लैंड के सॉइल से रिप्लेस करते हैं। गौशाला की मिट्टी भी स्प्रेड करते हैं वैसी जगह में। गौशाला की मिट्टी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी होती है, मतलब एक ग्रोथ की एनर्जी होती है। स्पेशली अगर हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे गाय ने बछड़े को जन्म दिया हो उस जगह की मिट्टी अगर मिल जाए, नॉर्मली आजकल तो सब सीमेंटेड हो गया है तो उस जगह की मिट्टी तो नहीं मिलती है, पर गौशाला की नॉर्मल जो मिट्टी होती है, गौशाला की मिट्टी हम अगर आपने फ्लैट लिया, लैंड नहीं है, तो फ्लैट में जब लेइंग हो रही है, जो टाइल्स ले हो रहे हैं, तो टाइल्स ले होने से पहले अगर हम गौशाला की मिट्टी थोड़ी स्प्रेड कर दें तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बिल्डर्स के पास जब मैं कंसल्टेशन पे जाता हूँ तो उनकी सॉइल को रिप्लेस करवाता हूँ, जो भी लैंड पे उन्हें कंस्ट्रक्शन करना है उनकी सॉइल को रिप्लेस करवाता हूँ, सेंटर ऑफ द प्लॉट जो है उसकी सॉइल को रिप्लेस करवाता हूँ, उसमें फ्रेश फार्म लैंड की मिट्टी, खेत की मिट्टी और प्लस गौशाला की मिट्टी मिक्स करवा करके वो रिप्लेस करने के बाद एनर्जीज ऑटोमेटिकली, जो पुरानी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो हट करके अच्छी एनर्जी आ जाती है और उनका कंस्ट्रक्शन कभी रुकता नहीं है। तो सेम बिल्डर, सेम कैपेसिटी बिल्ड करने की, एक सेम सिटी, सेम एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी सब सेम है। कोई प्रोजेक्ट स्लो चलता है, कोई प्रोजेक्ट फास्ट चलता है। तो इसमें ये सॉइल का और वहाँ की जमीन की मिट्टी का खेल है ही है। कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं ना, नींबू रखते हैं, नींबू रखते हैं, ये किस चीज की? नींबू भी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। तो नींबू मिर्ची लगाते हैं सैटरडे को, तो ये भी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि ना कई दुकानों में देखा है कि ग्लास में भी नींबू रखते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। ऐसा बोलते हैं कि नींबू जब तक तैर रहा है पानी में, ग्लास के ऊपर जब नींबू तैर रहा है तो उसमें अभी भी कैपेसिटी है नेगेटिव एनर्जी को और एब्जॉर्ब करने की। जब वो डूब गया नीचे तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता खत्म हो गई। अब यू रिप्लेस द नींबू।
ओके। या अब वो रुक ही नहीं रहा है, आप जब नींबू डालते हो वो ग्लास के बॉटम पे चला जाता है, तो आपको वहाँ फिर एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है, वहाँ और आपको पॉजिटिव एनर्जी भरने की ज़रूरत है। धुनी करते हैं हम लोग, सॉल्ट का पोंछा भी लगाते हैं, जो रॉक सॉल्ट है उसका पोंछा लगाते हैं वीकली वंस। और जो रेगुलर वीकली वंस ही होना चाहिए। हाँ, वीकली वंस, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोफेशन क्या है। ओके। अगर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इसको एवरीडे भी किया जा सकता है। प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल्स, वहाँ एवरीडे होना चाहिए। अच्छा। एक तो एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी मिलेगा सॉल्ट का, और दूसरा क्या है कि नेगेटिव एनर्जी वाइज भी एनर्जी भी क्लीन होते रहेगी, क्योंकि वहाँ तो पेन की एनर्जी है ही है हॉस्पिटल में, या किसी डॉक्टर के चेंबर में पेन की एनर्जी तो है ही है। तो अगर हम डेली उसको यूज़ करेंगे तो एटलीस्ट वहाँ की एनर्जी अच्छी रहेगी। और इवेंचुअली आपके पेशेंट्स को भी, एज ए डॉक्टर पेशेंट्स को भी आप रिलीफ देना चाहते हो, तो पेशेंट्स को भी रिलीफ रहेगा। पेशेंट्स को पुरानी एनर्जीज के साथ एटलीस्ट नहीं इंटरैक्ट करना पड़ेगा। आपने किसी डॉक्टर को आज तक कंसल्ट, मतलब अपना वो दिया है क्या, एक्सपर्ट सजेशंस? हाँ, मेरे कुछ डॉक्टर्स हैं क्लाइंट्स, रांची के ही कुछ डॉक्टर्स हैं क्लाइंट्स, मैं नाम नहीं लूँगा, पर अच्छे डॉक्टर्स हैं और अच्छा कर रहे हैं। और शुरू में वो बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं थे, वो ठीक है साकार एक वास्तु एक चेकबॉक्स है हमारा, इसको कर दो, इसको देख लो कहाँ क्या करना है बट वो चेकबॉक्स को टिक करने के लिए उन्होंने दूसरे चेकबॉक्सेस को ऑल्टर किए कि हाँ ठीक है, आर्किटेक्चर ने जो लेआउट बना दिया था, वास्तु ने आकर के चेंज कराया, तो उन्होंने उसको अनचेक करके वापस चेक करवाया। तो कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी मतलब जो आप शेयर कर सकते हैं हम लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आजकल कंसीव ना करने की प्रॉब्लम एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये कंसीव ना करने की प्रॉब्लम से मेरे पास 4-5 सक्सेस स्टोरीज रही हैं। अच्छा। हाँ, और बहुत छोटा सिंपल उपाय हम लोग करते हैं। नींबू जैसे कहा मैंने, तो एक देवता होते हैं हमारे जो प्रेमाइसेस होते हैं, इसमें 45 देवता विराजमान होते हैं। अच्छा। ये भी, इसके पीछे भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, एक लंबी स्टोरी है। 45 देवता विराजमान होते हैं हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेस के, या कोई भी प्रेमाइस में। और उस देवता से ही उस डायरेक्शन के गुणधर्म डिफाइन होते हैं कि जो देवता जहाँ बैठे हैं, उस देवता के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट बन जाते हैं। तो अब जो प्राजन्य देवता है, एक देवता है प्राजन्य, एज द नेम सजेस्ट, प्राजन्य मतलब कोई नई चीज की उत्पत्ति करने वाले देवता। तो प्राजन्य देवता की एनर्जी फील्ड में कोई दोष होता है तो सबसे पहले तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं। वो कोई टॉयलेट बना हुआ है, कुछ हुआ है, तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं और उस एनर्जी फील्ड पे हम लोग इन्वोक करते हैं उस देवता को। हर देवता का अपना एक फेवरेट प्रसाद है, सामग्री है एक उनकी, तो वो सामग्री उनको वहां पर चढ़ाते हैं। तो प्राजन्य देवता की अच्छी सामग्री, फेवरेट सामग्री नींबू है, तो वो नींबू हम लोग प्राजन्य देवता के एनर्जी फील्ड में लगाते हैं। एनर्जी फील्ड को हम लोग अगेन, जब तक लेआउट नहीं होगा तो वो एनर्जी फील्ड एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कहाँ प्राजन्य देवता एग्जैक्टली विराजमान है हमारे घरों में। तो प्राजन्य देवता के एनर्जी फील्ड में हम लोग ये छोटे छोटे रेमेडीज करते हैं और इससे रिजल्ट्स मिलते हैं। लाइकवाइज एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट हर बिजनेस हाउस में मैं सुनने को आ रहा हूँ कि मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। तो इसके लिए पूषा एनर्जी फील्ड है, पूषा देवता की जो एनर्जी फील्ड है, वहाँ हम लोग छोटा सा कुछ उनका प्रसाद लगवाते हैं या दिया जलवाते हैं, घी का दिया जलवाते हैं। तो उस एनर्जी फील्ड में घी का दिया जलाने से, उनके प्रसाद को लगाने से वो रिजॉल्व होता है प्रॉब्लम। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। ये ऑन अ लाइटर नोट कि जो आपने कहा कि बहुतों का पैसा फंसा हुआ है, हाँ, तो इस सोल्यूशन के बाद क्या लोगों के पैसे वापस आए? पैसे आए हैं। मेरे पास सक्सेस स्टोरीज है, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं उनके। अच्छा। हाँ क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास टेस्टिमोनियल्स हैं उनके कि उनके रुके हुए पैसे जो सालों से रुके हुए थे। इनफैक्ट एक तो ऐसा टेस्टिमोनियल है, रांची के नामी गिनामी सीए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका पैसा काफी फंसा हुआ था। मैं फर्स्ट डे बस गया था और उनके ऑफिस में उनसे मिला, एक बार डायरेक्शंस देखा, बस मैंने देखा कि एक वाटर फाउंटेन उनके अग्निय कोण में लगा हुआ है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन काश फ्लो की डायरेक्शन है, अग्निय कोण में वाटर फाउंटेन लगा हुआ है। नॉर्मली सीए के प्रोफेशन में पैसा फंस जाना बहुत ही एबनॉर्मल बात है। सीए के प्रोफेशन में पैसा नहीं फंसता है क्योंकि आप पैसों का ही काम कर रहे हो, तो आप तो हाँ, आप एक सर्विस दे रहे हो, कोई वैसा तो है नहीं कि माल आपका बिक जाएगा उसके बाद हम पैसा देंगे, वो वाली बात तो है नहीं। तो सीए के प्रोफेशन में भी उनका बहुत पैसा फंसा हुआ था। तो मैंने फर्स्ट डे सिर्फ उनको लिस्ट ऑफ जो चेंजेस करने वो बता दिए थे कि ये कलर यहाँ हटा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। एक चीज बोला था कि ये आप इमीडिएटली यहाँ से हटा दो वाटर फाउंटेन। और मेरे रहते रहते ही उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए अपने पियोन को कि ये वाटर फाउंटेन को भाई यहाँ से जरा हटा करके उधर वाटर एलिमेंट के डायरेक्शन में कर दो।
नेक्स्ट डे ही उनका पैसा वापस आया था। ये तो बहुत अच्छी बिल्कुल बात है। नेक्स्ट डे पैसा वापस मेरे को आया। लगता है जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, जो बिजनेसमैन, सबका ही पैसा फंसा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो सब बिजनेसमैन को देखना चाहिए। और कोई सक्सेस स्टोरी बताइए अगर आप बता सकते हैं। मैरिजेज में बहुत हेल्प करता है। बेटी के मैरिज के लिए, बेटे के मैरिज के लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं कि मैरिज नहीं हो रही है। मैरिजेज में बड़ा हेल्प करता है कि बेटी का हम लोग कई बार रूम भी चेंज कराते हैं कि आप इस रूम में रखो बेटी या बेटे को, उनको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगा। अच्छा। तो मैरिज बेसिकली क्या है, एक एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना मैरिज नहीं होते हैं। स्पेशली अरेंज मैरिज का अगर हम बात कर रहे हैं तो अरेंज मैरिज के केस में एक्सटर्नल सपोर्ट का एक जोन होता है। तो एक्सटर्नल सपोर्ट के जोन में हम नॉर्मली रूम्स को शिफ्ट करते हैं, बेटी या बेटे को वहाँ करते हैं, वहाँ उनका रूम वहाँ शिफ्ट करते ही रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो मैरिजेस में बहुत इफेक्ट मिलता है। हेल्थ के रिस्पेक्ट में बहुत हेल्प मिलता है। हेल्थ के रिस्पेक्ट में अगर बैलेंस कर दिया, और स्पेशली मैंने देखा है एक नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है जो बेसिकली भुजंग देवता की डायरेक्शन। भुजंग देवता जो डॉक्टर्स का सिंबल है उसमें भुजंग देवता बने हुए हैं। बेसिकली वो कुंडलिनी नया वाला जो सिंबल है, ये इज नॉट द प्लस साइन, जो सिंबल है उसमें भुजंग देवता बने हुए हैं। एक्चुअली वो सिंबल एक रोमन कैडियोशियस का स्टाफ है वो। अच्छा। वो एक रोमन गॉड है, रोमन एक किंग है, उनका वो स्टाफ है जो कि रोम में वो मेडिकल के देवता माने जाते थे। उन्होंने मेडिसिन, वो फर्स्ट निर्माता थे मेडिसिन के। अच्छा। तो वहां से लिया गया है। लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में भी भुजंग देवता यानी सर्प देवता जो हैं उनको मेडिसिन के रूप में माना जाता है, क्योंकि सर्प से काफी मेडिसिन बनती थी पुराने जमाने में। तो सर्प को ही मेडिसिन का भी एक वो दिया गया। भुजंग देवता की जो डायरेक्शन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहां अगर आपके प्रॉब्लम होगी, अगर कोई टॉयलेट रहेगा या किचन रहेगा तो उसको रेमेडी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो आपको हेल्थ इफेक्ट्स देगा ही देगा। अच्छा। हाँ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हम लोग फिर दवाइयाँ भी उस डायरेक्शन में रखवाते हैं। जो भुजंग देवता की जो डायरेक्शन है वहाँ दवाइयाँ रखवाते हैं, तो दवाइयों का इफेक्ट भी बढ़ता है। तो ऑल्दो इन सब चीज़ों को अगर आप ऐसे देखोगे तो ये साउंड करेगा कि यार वहाँ पे खाली दवाई रखने से क्या उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा? 100% बढ़ता है इफेक्ट, क्योंकि आज की डेट में हमारी जो हम फिजिकल बॉडी को देख रहे हैं, हमारी एनर्जी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। हमारी एनर्जी बॉडी कभी डाई नहीं करती है। हमारी एनर्जी बॉडी जस्ट चेंजेस। एक ये मतलब कॉन्सेप्ट है कि सोल वाला जो कॉन्सेप्ट है कि सोल हमारा जीवित रहता है एंड इट जस्ट चेंजेस टू डिफरेंट बॉडी, शरीर बदलती है। यस। तो ये जो हमारी एनर्जी बॉडी है ये एक्चुअली फिजिकल बॉडी से बहुत बड़ी है। अब एनर्जी बॉडी पे अगर हम काम करें और डिफरेंट एनर्जीज को, जो क्लेवरवॉइंट्स जिनको बोलते हैं, जो एनर्जीज को देख सकते हैं, वो भी लोग हैं जो एनर्जीज को देख लेते हैं, जो सोल को देख लेते हैं कि कहाँ कैसी सोल है, कैसी एनर्जी कहाँ पर है। आप जिस तरह से सब कुछ बता रहे हैं ना, लग रहा है आपको बहुत नॉलेज है। और कहा जाता है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो क्या कभी आप ज्ञान बांटेंगे? आपसे कोई सीखना चाहे तो आप सिखाएंगे क्या उसे? हाँ, हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं। अच्छे वास्तु की यस। मेरी वाइफ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। हाँ। तो उनकी क्लासेस 10 जनवरी से हैं। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। वो न्यूमरोलॉजी की क्लास लेंगी। तो 15 दिन की क्लास उनकी है। 10th से लेकर के 24th तक उनकी क्लासेस चलेंगी। और 25th से लेकर के 8th of February तक, 25th जनवरी से लेकर के 8th of February तक, मतलब 25 जनवरी 2025 से 8 फरवरी 2025 तक आप वास्तु के क्लासेस होंगे। ये जूम पे होंगी एंड मोस्टली हम लोग वर्किंग आवर्स के बाद का ही टाइम रखें। 8 PM to 10 PM का हमारा टाइम रहेगा, सो दैट फ्री हो करके यस एनीवन कैन डू इट। एंड इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो कोई ऑटोकैड वगैरह नहीं भी जानता है तो भी वो किस तरह से एक टेंटेटिव ग्रिडिंग कर सकता है, कैसे एक से टेंटेटिव सेंटर निकाल सकता है, कैसे डिग्रीज निकालनी है, प्लॉट ग्रिड करने के बाद क्या डायरेक्शन में क्या चीज़ें देखनी है, एक बेसिक बैलेंसिंग कैसे करना है, टॉयलेट्स को कैसे ट्रीट करना है, किचन में क्या रेमेडीज़ करनी है अगर किचन एंटी डायरेक्शन में बना हुआ है तो, कुछ कलर्स अगर कौन से कलर्स कहाँ फेवरेबल है, कौन से कलर्स कहाँ अनफेवरेबल हैं, कोई डायरेक्शन अगर कटी हुई है, जैसे एल शेप का घर है, कोई डायरेक्शन आ ही नहीं रही है, किसी का एरिया आ ही नहीं रहा है डायरेक्शन में, तो उस एरिया को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उस तरह की रेमेडीज़ भी सब कुछ सिखाई जाएगी। इसके अलावा एनर्जीज को कैसे क्लेंज करना है, ये सॉल्ट का टेक्निक, और इसके अलावा जो और टेक्निक्स होते हैं उसको हमें कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कुछ जियोपैथिक स्ट्रेस की भी एनर्जीज होती है, उसके लिए हमें क्या उपाय करने हैं,
घर का पोजीशन जो है कई बार एल कॉर्नर पे होता है, एल पॉइंट पे होता है, टी पॉइंट पे होता है। तो वो कौन सा टी पॉइंट अच्छा है, कौन सा टी पॉइंट खराब है, अगर टी पॉइंट पे घर आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। कैसे हम चेक करें कि जो हमारा कैलकुलेशंस है, जो हमने ग्रिड किया है, वो एक्चुअली सिम्टम्स के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सिम्टम्स कैसे पूछना है क्लाइंट से। अच्छा। तो काइंड ऑफ आप अपना वास्तु तो घर का और अपने ऑफिस का कर ही पाएंगे, उसके अलावा आप एक कंसल्टेशन का भी आप रोल ले सकते हैं और आप एक कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ अ कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स। आई वुड नॉट से कंप्लीट, क्योंकि इतनी बड़ी ये विद्या है कि मैं अगर खुद को भी बोल दूं कि मैं 10% भी जानता हूं इस विद्या का, तो मैं बहुत कुछ जान गया हूँ। And this will be online, right? This is online over Zoom. So anyone can do anyone it can from join anywhere. from anywhere in the world. तो ये over Zoom होगा। 8 to 10 PM रखने से मेरे तो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन जो है US कनाडा से होते हैं। अच्छा। तो 8 to 10 PM में US के लोग, कनाडा के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग सब ज्वाइन कर पाते हैं। एक टाइम सूटेबल हो जाता है उनके लिए, अर्ली मॉर्निंग होता है पर ठीक है, वो सुबह 5 बजे 6 बजे भी उठ करके उनको ज्वाइन करना होता है तो कर लेते हैं। अभी आपने बातों में बताया ना कि आप कैसे रेमेडी, मतलब उन लोगों को क्या क्या सिखाएंगे, उसमें आपने एक बताया एल शेप में होता है अगर, तो उसको कैसे। एक मान्यता है ना कि अगर हम वास्तु कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो हमको बहुत कुछ तोड़ना फोड़ना भी पड़ सकता है, और तोड़ना फोड़ना मतलब खर्चा। Yes. मेरा पैसा, मतलब एक तो घर बनाने में हम किए या फ्लैट खरीदने में हम खर्च किए ही, अब ठीक करने में भी मेरे को बहुत खर्च आएगा, इसलिए भी कई बार लोग नहीं जाते हैं। मतलब थोड़ा सा डरते हैं कि यार पैसे नहीं है। तो क्या ये सही है एकदम कि बहुत खर्च होता ही है? नहीं, आप देखो, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल रूम में रह रहे हैं। अब उसी रूम में उनका पूजा घर भी है, उसी रूम में वो सो भी रहे हैं, उसी रूम में उनका छोटा सा किचनेट भी बना हुआ है, उसी रूम में उनका टॉयलेट भी है। अब उनको मैं कैसे बोल दूं कि नहीं यहाँ तो आप इधर ये करो, उधर वो करो। राइट। तो ओवरऑल जो सिम्टम्स आप फेस कर रहे हैं, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन में काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक बैलेंसिंग करना जरूरी है, टॉयलेट्स और किचन को ट्रीट कर देते हैं। उसके बाद जो आप सिम्टम्स फेस कर रहे हैं उस पर ही हम काम करते हैं। दूसरी बात, नॉर्मली सब चीज का रेमेडी है एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन एंड सेंटर ऑफ द हाउस। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में टॉयलेट और किचन नहीं आना चाहिए। अगर वो है तो उसको हम लोग रिलोकेट करने की कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह से हम रिलोकेट कर लें। पर नॉर्थ ईस्ट अगर आपका क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर ऑफ द हाउस आपका भारी नहीं है, कोई भारी वॉल या पिलर नहीं आ रहा है, वॉल भी चल जाता है पर पिलर नहीं होना चाहिए, या अंदर गड्ढा नहीं होना चाहिए सेंटर ऑफ द हाउस पे, कोई बोरिंग या कुछ उस तरह का कोई चीज नहीं होनी चाहिए सेंटर ऑफ द हाउस पे। तो वो अगर नहीं है तो देन एवरीथिंग एल्स इज रेमेडिएबल। अदरवाइज मतलब बहुत खर्च नहीं होता। नहीं, एवरीथिंग एल्स इज रेमेडिएबल। स्ट्रिप्स और टेप्स की मदद से हम लोग रेमेडीज करते हैं। प्लांट्स में हम लोग, फैक्ट्रीज में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एनर्जी को चेंज करते हैं। 3 तरह की एनर्जीज होती है, जो एनर्जी के गुण बोलते हैं जिनको। हर एनर्जी, यहाँ की एनर्जी में भी थोड़ी रजस है, थोड़ी सतव है, तो थोड़ी तमस की एनर्जी है। तो ये जो 3 गुण होते हैं, रजस, सतव, तमस, यहाँ हम बोलते हैं कि फैक्ट्रीज में हमें रजस की एनर्जी ज्यादा चाहिए। अच्छा। तो वहां हम रजस की एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करते हैं। तो इस तरह की रेमेडीज काफी सिंपल और छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं। इंपॉर्टेंट इज कि हम लेआउटिंग प्रॉपरली करें, डायरेक्शंस प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद रेमेडीज बड़ी सिंपल है। रेमेडीज आप सुनोगे तो रेमेडीज की अरे यार ये तो खाली एक टेप लगा के चला गया। अच्छा। बट मतलब जो हम लोगों के मन में एक है ना कि खर्चा है, वैसा नहीं है। बहुत कम खर्च में भी रेमेडी मिल सकता है। अनटिल एंड अनलेस कि आपका नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट आ जाए, या एकदम सेंटर ऑफ द घर, हाउस या प्लॉट का जो सेंटर है तो वहीं पे पिलर आ जाए, बहुत कम केसेस में होता है। और ये मैंने देखा है मैक्सिमम ये कब प्रॉब्लम आती है, जब दो फ्लैट्स को ज्वाइन करके लोग जो फ्लैट्स बना लेते हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम मैंने मैक्सिमम टाइम्स देखा है कि या तो डक्ट आ जाता है, जो क्योंकि आपने बताया कि आर्किटेक्चर में भी है ही है, तो इतना तो मेरे ख्याल से आर्किटेक्ट भी ध्यान देते होंगे। हर कोई देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हम टॉयलेट ना दें। और ये प्रॉब्लम ये तब आती है जब 2 घर ज्वाइन होते हैं, 2 फ्लैट्स ज्वाइन होते हैं, कि दोनों को ज्वाइन कर लिया, बीच की दीवार हटा दी, तो डक्ट कई बार आ जाता है, कई बार लिफ्ट आ जाता है बीच में। तो ये उस समय ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उस समय फिर अलग तरह से रेमेडीज देनी पड़ती है, कुछ एनर्जेटिकली डिवाइड करना पड़ता है दोनों पोर्शंस को अगेन। अच्छा, अगर मान लीजिए फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, हाँ, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ये आप बता सकते हैं क्या? सबसे पहले तो फ्लैट जब खरीदने जा रहे हैं तो डायरेक्शंस अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो डायरेक्शन कैसे लेंगे?
सेंटर ऑफ द फ्लैट पे जाकर के ही डायरेक्शन लेंगे। सेंटर ऑफ फ्लैट पे जाइए, आजकल सबके मोबाइल में कंपास है। हाँ। कंपास को ऑन करने के बाद एक बार वो बोलता है कि कंपास को आप एक बार 8 के शेप में घुमा लें ताकि वो कैलिब्रेट हो जाए। तो कंपास अनकैलिब्रेटेड रहता है नॉर्मली, एंड्रॉइड फोन्स में स्पेशली अनकैलिब्रेटेड रहता है। तो एक बार 8 के शेप में उसको घुमा लेने से फ़ोन को कैलिब्रेट हो जाता है। कैलिब्रेट हो जाने के बाद सबसे पहले फ्लैट का नॉर्थ ईस्ट देखिए, 45 डिग्रीज। आप सेंटर पे खड़े हो जाइए, फोन को फ्लैट रख लीजिए और गोल गोल घूमिए। और गोल गोल घूमते हुए जहाँ पे 45 डिग्रीज दिखाए कंपास में, सामने देखिए क्या आ रहा है। सामने किचन या टॉयलेट नहीं आना चाहिए। अगर बालकनी है तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक में अगर हमारी बालकनीज आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, सेंटर देखना ही है कि सेंटर में कोई बहुत बड़ा पिलर नहीं आ रहा हो या बहुत मोटी वॉल नहीं आ रहा हो। छोटी 5 इंच की वॉल अगर है तो वो चलेगी। सेंटर लाइट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। सेंटर को देखना है दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो एंट्रेंस को देखना है। एंट्रेंस जो है हमारा साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ऑल अदर डायरेक्शंस आर ओके, ट्रीटेबल। देर आर सम पॉजिटिव एंट्रेंसेस, देर आर सम नेगेटिव एंट्रेंसेस, बट ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव एंट्रेंसेस हम लोग वर्चुअली खोल लेते हैं। फ्लैट्स के केस में एकदम पॉजिटिव एंट्रेंस ही मिले ये बड़ा मुश्किल है। मेरे अपने फ्लैट में भी पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं है, बट हम लोग वर्चुअली पॉजिटिव एंट्रेंसेस खोल लेते हैं। और जो एंट्रेंसेस नॉन ट्रीटेबल है वो साउथ वेस्ट के है, बाकी सारे एंट्रेंसेस ट्रीटेबल हो सकते हैं। और ट्रीट भी हमें तभी करना है जब आप उसके सिम्टम्स को फेस कर रहे हैं। अगर आप सिम्टम्स फेस नहीं कर रहे हैं तो जरूरत ही हाँ, मैं तो कई बार पॉइंट आउट ही नहीं करता हूँ। अगर आप सिम्टम्स नहीं फेस कर रहे हैं, आपने बताया ही नहीं, अब कोई एंट्रेंसेस है जो से फॉर एग्जांपल वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस जब बनती है तो वो लोगों को एक शराब की लत या ड्रग्स की लत या नशे की आदत देती है। तो अगर घर में नहीं है नशे की आदत तो उस पे तो वो एंट्रेंस आपको इफेक्ट नहीं दे रही है, तो अब हम जबरदस्ती वहां कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हाँ, ये कई बार मैं पॉइंट आउट करके छोड़ देता हूँ कि अगर आपको अभी इन फ्यूचर अगर कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करो तो आपको एंट्रेंस को ट्रीट करना होगा। बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हर एंट्रेंस हर आदमी को प्रॉब्लम दे ही रही है। तो लेकिन हाँ, अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ऐसा कुछ क्या बिजनेस प्लेस के लिए भी होता है कि लेने, जैसे चलिए खरीदना नहीं भी तो रेंट पे तो बहुत कॉमन है कि लोग बिजनेस प्लेस लेते हैं, कुछ ध्यान देना चाहिए क्या? हाँ, बिजनेस प्लेस पे भी ध्यान देना चाहिए, डिपेंडिंग अगेन कि आपका प्रोफेशन क्या है। यस, अगर आप सीए हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में है। वो चर्निंग की एनालिसिस की डायरेक्शन है जो आपने पहले बताया। तो चर्निंग और एनालिसिस की डायरेक्शन में कोई दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका मेन काम ही वही है। अगर एक रेगुलर रिटेलर या होलसेलर है तो अगेन हम लोग देखते हैं कि एक पॉजिटिव एंट्रेंस खुल सकते हैं कि नहीं। बिजनेसेस में हमें पॉजिटिव एंट्रेंस ऑटोमेटिकली, क्योंकि पूरा फ्रंट जो है वो कहीं से भी हमें उसमें हम राइट साइड भी एंट्रेंस बना सकते हैं, लेफ्ट साइड भी एंट्रेंस बना सकते हैं। तो अब कहाँ एंट्रेंस बनाना है वो हम लोग अच्छे से डिसाइड कर लें। ये पूरा फेस मिल रहा है, कोई एक जोन तो हमें पूरा मिल ही रहा है, या तो पूरा ईस्ट मिल रहा है, या पूरा वेस्ट मिल रहा है, पूरा साउथ मिल रहा है, पूरा नॉर्थ मिल रहा है। तो कोई एक जोन पूरा मिल रहा है, उसमें कहाँ पॉजिटिव एग्जैक्ट का पॉजिटिव एंट्रेंस कहाँ मिलेगी वो हम खोल लेते हैं। और नॉर्मली एक रेगुलर एक नॉर्मल टिप, एक जो मैं नॉर्मली हर बिजनेस हाउस या किसी भी शॉप पे या होलसेल की शॉप पे या रिटेल की शॉप पे जाता हूँ तो एक टिप देता हूँ कि एग्जैक्ट जो 0 डिग्रीज नॉर्थ है वहां पे एक 30 वॉट्स का स्पॉटलाइट लगा दिया जाए। अच्छा। जो कि जमीन पे फोकस्ड रहे और उसको इल्यूमिनेट करके रखे, और उसको इफ पॉसिबल 24 आवर्स, इफ नॉट पॉसिबल फॉर 24 आवर्स, रात को आप पूरा मेन स्विच ऑफ करके जा रहे हो तो ड्यूरिंग द एंटायर टाइम जब तक आपका मेन स्विच ऑन है वो लाइट जलती रहनी चाहिए। तो वो जो है नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो इल्यूमिनेटेड होनी चाहिए हमेशा। वहां जो देवता विराजमान है, सोम और भल्लाट देवता है, वो आपको एबंडेंस देते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं ताकि आप ग्रो कर सकें, आपका बिजनेस एक बड़ा रूप ले सके। तो एग्जैक्ट 0 डिग्री सेंटर पे खड़े हो जाइए, कंपास निकाल करके एग्जैक्ट 0 डिग्रीज नॉर्थ आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करके वहां पे एक स्पॉटलाइट 30 वॉट्स की जला करके रखना है। ये तो बहुत अच्छा चीज़ है बिजनेस वालों के लिए, क्योंकि बहुत साधारण चीज़, मतलब कोई भी कर सकता है ये, और अगर इससे फ़ायदा होता है तो डेफिनेटली सबको करना चाहिए, और हो सकता है हम लोग भी कर लें अब आपके जाने के बाद अपने ऑफिस में। बिल्कुल करना चाहिए। टॉयलेट्स को ट्रीट करना है, किचन्स को ट्रीट करना है, बेसिक रेमेडीज यही हैं, और कोई बहुत ज़्यादा खर्च इसमें नहीं इन्वॉल्व है अनटिल एंड अनलेस ये कुछ जो मैंने बताया। क्योंकि अभी तक आपने जितना बताया उसमें सुन के ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा खर्च किसी चीज में नहीं है, जबकि हम लोगों को लगता था ना कि तोड़ फोड़ होगा, ये थोड़ा ये ऐसे करना होगा, वो ऐसे करना होगा, बट आप सब कुछ बड़ा इजीली बता रहे हैं। बहुत मतलब लग रहा है कि रेमेडी आपके पास मोस्टली सारी चीजों का है बिना पैसे खर्च कराए।
साकार जी, आपने मतलब इतनी जानकारियां दी ना, लग रहा है कि अभी आपसे और बातें करूं। मतलब कई चीज़ें तो मैं को रिलेट कर रहा हूँ कि अच्छा ये ऐसे है, मेरे घर में ऐसे है, मेरे ऑफिस में ऐसे है, इसके बारे में पूछ लूँगा उसके। और मुझे पूरा विश्वास है जो वीडियो भी देख रहे होंगे ना, वो भी अपने घर को अब इमेजिन कर रहे होंगे कि कहाँ पर क्या है, ये ऑफिस में कहाँ पर क्या है। और अब तक में कितने लोग आपसे कांटेक्ट भी करना चाह रहे होंगे कि भाई कैसे मिलेंगे इनसे। तो जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि उनको आप बता दीजिए कि वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रांची में है तो कैसे आपसे मिल सकते हैं, रांची के बाहर वाले आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रांची में हमारी ऑफिस निवारनपुर में है, ओवरब्रिज के नीचे तपोवन मंदिर के पास ही है जी। द बे करके बिल्डिंग है, ओके, विच इज बेतार केंद्र है। तपोवन मंदिर से 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे है और बेतार केंद्र से बिल्कुल बगल में 20 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो द बे बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे हमारी ऑफिस है। तो एनीबडी कैन वॉक इन वहाँ पे एक बार कॉल करके 731-731-3660 इस मोबाइल नंबर पे कॉल करने से बात हो जाएगी। और एक बार मैं अगर अवेलेबल हूँ तो वॉक इन कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट विजिट्स भी रहते हैं तो कई बार ऑफिस में नहीं अवेलेबल रहता हूँ मैं, तो अदरवाइज एक बार कॉल करके आ सकते हैं। सोशल मीडिया पे कोई? सोशल मीडिया पे हमारा एक यूट्यूब चैनल है वास्तु बाई साकार के नाम से। वास्तु VASTUBYSAKAAR वास्तु बाई साकार नाम से चैनल है। उस चैनल पे भी ऑलमोस्ट एवरी वीक 2 बड़ी वीडियोस जाती हैं, ऑलमोस्ट 8 to 9 मिनट्स की वीडियो जाती हैं। 2 बड़ी वीडियोस जाती हैं, एक शॉर्ट वीडियो जाती है, और काफी इंफॉर्मेटिव रहते हैं वो चैनल। ओके, सो इवन दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर मेनी पीपल। यस, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। चलिए साकार जी, आपने इतना समय दिया, इतनी जानकारियाँ दी, इसके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें अब पता भी चल गया कि आप कैसे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक ही निवेदन है, अगर सच में आपको लगता है ना कि कोई परेशानी है जीवन में, क्योंकि वास्तुशास्त्र हम लोग सब सुनते हैं और कहा जाता है कि इसमें समस्याओं का हल भी है, तो एक बार ज़रूर संपर्क करें और देखें, हो सकता है आपकी भी समस्याओं का निवारण हो जाए। तो जो नंबर साकार जी ने बताया वो हम स्क्रीन पे भी दे देंगे, आप उनसे कॉल करके बात करिए, उनसे संपर्क करिए। और हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा इसके लिए।